हिजबुल्लाह ने जो कल मार की थी इजराइल के ऊपर, जिसको पूरी तरह से दबा दिया गया था, एक्सीडेंट कहा गया था, आज उसकी खबरें ऑल्टरनेटिव मीडिया में सामने आई हैं और ऐसा लग रहा है कि कम से कम 15 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। और ये एक तरह का प्रतिकार था जिस तरीके से इजराइल सीज फायर के बाद भी, क्योंकि सीज फायर संडे से लागू होने जा रहा है, अभी आगामी संडे से, और तब तक इजराइल को अभी भी देखिए, आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, सैटरडे है, कल पूरा दिन है, संडे का आधा दिन है, ये एक किसी मौके को नहीं छोड़ना चाहते हैं सिविलियंस की किलिंग को। ये जानते हैं कि दुनिया अब कहेगी कि देखिए संडे तक रुक जाओ, इतना सब हो गया। इंसानों की जानों की कोई कीमत नहीं है। फिर एक मैसेज जो नेतन्याहू और अमेरिका देना चाह रहे थे, वो ये देख रहे थे कि कितना जनता सब्र करती है। लेकिन देखिए यहीं पर अभी जब तक, और ये अपना जो कंटेम्प्ट इनका है, जो इनकी हिकारत है मानव जिंदगी के प्रति जो गाजा में दिखी, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ये लोग उसकी वजह से हारे भी हैं, ये भी सच्चाई है कि उसकी वजह से आइसोलेशन में ये गए हैं और आज उस पर काफी चर्चा हुई है। देखिए अभी तक जो कल जो हमने वीडियो बनाया था और उसके बाद अभी तक उसमें कई फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए हैं बमबारी में, गाजा में खास तौर पे बच्चे भी मारे गए हैं। जो 15 तारीख को आप समझिए कि 15 जनवरी 2025 को ये समझौते की डिटेल्स आए थे, उसके बाद आज 17 हो गई है और 17 तारीख तक आते आते कम से कम 100 से ऊपर फिलिस्तीनी सिविलियन मारे जा चुके। जवाब में लगातार हमास फायरिंग कर रहा है, आईडीएफ सोल्जर्स हिजबुल्लाह ने भी घायल किए हैं, बदला लिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी हो जाए, जो 19 जनवरी से सीज फायर लागू होने वाला है, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज देखिए इतना बवाल हुआ और सब कुछ, और बड़ा ड्रामा हुआ कि स्मूथरिच विड्रॉ कर लेंगे, तिमिर बिन गिविर ने तो ये कह दिया हम रिजाइन कर देंगे, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन वो उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नेतन्याहू को अल्टीमेटली उसने कैबिनेट मीटिंग बुला के उसको रेटिफाई कर दिया है। यानी किसी भी हालत में कोई दुनिया की ताकत अब सीज फायर को नहीं रोक सकती, जिसमें भारी मात्रा में फिलिस्तीनी कैदी लौटेंगे। देखिए आज जो 17 जनवरी 2025 में देश के बाहर हूं इस समय, और कुछ दिन इस तरीके से एक वो रहेगी, इसलिए देखिए शूटिंग की कुछ क्वालिटी के में शायद कुछ इस तरह का इधर उधर हो सके। मैं फिर से गुजारिश करूंगा, आप मुझे सपोर्ट करिए। मैं इस वीडियो को पूरी तरह से अंत तक देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे जो उठ रहे हैं सीज फायर से, कि आगे का क्या प्लान है। अगर ये गाजा में, देखिए गाजा में इजराइल हार चुका है और इसको बार बार हमने कई माध्यमों से पिछले 2 दिनों में आपके सामने रिपीट किया है। जिन दुनिया के तमाम जो विश्लेषक हैं वो क्या कह रहे हैं, यहां तक हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो कल खासतौर पे हमारा वीडियो था कि इजराइल का जो प्लान था। देखिए बेसिक बात जो थी कि हमास जो है वो मारता था, पीछे हटता था, जो गुरिल्ला टैक्टिक्स होते, हिट एंड रन, मारो और भागो और उसके बाद फिर मारो फिर भागो, तो गुरिल्ला टैक्टिक्स। तो इजराइल ने कहा कि नहीं, हम नेत्जरिम कॉरिडोर बनाएंगे 18 किलोमीटर का और इसमें हम हिट एंड रन नहीं करने देंगे हमास को एक बार भागेगा तो हम वापस नहीं घुसने देंगे। ये लड़ाई थी पूरे 1.5 महीना कि हम वापस नहीं घुसने देंगे और 18 किलोमीटर के स्ट्रिप को एक रेजिस्टेंस फ्री जोन में हम तब्दील करके दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। हमास ने मार के वहां से निकलना जारी रखा और दूसरा उन्होंने मारो और भागो के बजाय मारो और टिको, हिट एंड स्टे, इसको उन्होंने अपनाया, जिससे इजराइल बिल्कुल चकरा गया। उसको उम्मीद नहीं थी और हमास ने वहां पर नए नए ठिकाने ढूंढे जो इजराइल से भी छुपे थे। हालांकि वहां सब समतल है, लेकिन फिर भी मलबे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोकल लड़ाके हैं हमास के पास जो चप्पा चप्पा जानते हैं, तुम सब कुछ खत्म कर दो, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो चिन्ह बन जाते हैं ना, कि इस जगह ये था, इस जगह ये हो सकता है, यहाँ छुपा जा सकता है। 18 किलोमीटर की स्ट्रिप को भी आईडीएफ वाले तो नहीं जानते ना, हमास के लड़ाके जानते। तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और इन्होंने जो पिछले 1.5 महीने में 55 सोल्जर्स और ऑफिसर्स मार दिए और पिछले 1 हफ्ते में 15 मार दिए, उससे खत्म हो गया इजराइल। मतलब उसमें ये पूरा मैसेज चला गया कि अब हम टिक ही नहीं सकते हैं नॉर्थ गाजा में, हमारा ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। और उसके बाद नेतन्याहू ने हथियार डाल दिया और उधर ट्रंप का डंडा जबरदस्त तरीके से चला, क्योंकि ट्रंप जो है वो नहीं निकला जो इन लोगों ने उम्मीद की थी। ट्रंप राजनीति में
राजनीति तय करती है कि एक राजनीतिक आदमी कैसे बिहेव करता है। 2016 से 2020 की भी राजनीति दूसरी थी, आज की राजनीति दूसरी है। आज अमेरिका दूसरे तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहा है। अब देखिए, अब आपको मैं बताऊं कि जो एक व्यू पॉइंट जो इजरायली राइट से आ रहा है, यानी जो नेतन्याहू के कैंप से आ रहा है, पता क्या है वो व्यू पॉइंट? यह है कि जैसे लेबनान में सीज फायर हुआ 27 नवंबर को, और 28 नवंबर को सीरिया का ऑपरेशन शुरू हो गया, ठीक है, और सीरिया में उन लोगों ने सफलता भी हासिल की। अब ये एक थिंकिंग आ रही है, अभी ये फाइनल नहीं है, एक थिंकिंग आ रही है कि गाजा में सीज फायर 19 जनवरी को होगा और उसके तुरंत बाद ईरान को हम इन्वेट कर देंगे, या ईरान के इन्वेजन के पहले इराक को इन्वेट कर देंगे। लेकिन इतना आसान ये नहीं है जिस तरीके, क्योंकि आप, ईरान एक देश है, सीरिया नहीं है। ईरान, सीरिया में लंबे समय से एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ईरान में अगर आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहते हैं उसके माध्यम से, वहां तख्ता पलट वैसे नहीं हो सकता। तो फिर इराक मॉडल होगा कि सीधे अमेरिका की ट्रूप्स अटैक करें। लेकिन अमेरिका की ट्रूप्स अटैक कैसे करें? रशिया बीच में है, रशिया के साथ डिफेंस पैक्ट ईरान का साइन हो चुका है। हालांकि एक स्कूल ये मानता है अमेरिका और इजराइल में कि रशिया उतने आगे नहीं जाएगा ईरान को डिफेंड करने में अगर अभी अटैक कर दिया जाए। लेकिन अभी अटैक करने में चारों तरफ घिरने का भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि देखिए, सीरिया भले ही उनके हाथ में हो, लेकिन इराक जो है वो ईरान के हाथ में है, लेबनान है, इधर पूरा जो यमन से लेके जो हमास जीता है, ये सब मिल के अगर अमेरिका इजराइल ने कोशिश की इराक के थ्रू ईरान की तरफ बढ़ने की, या एक वहां, अच्छा, अगर आपने बड़ी एयर स्ट्राइक्स ईरान में कर दी, उसका भी जवाब ईरान के पास है। उसके पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो काफी एडवांस्ड हो गए हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया, वो सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ ईरान के पास अपनी एयरफोर्स भी है, और हालांकि उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी इजराइल की है, लेकिन फिर भी एयरफोर्स है। और ड्रोन्स का, क्योंकि देखिए आज की आधुनिक एयरफोर्स, आजकल ड्रोन्स की लड़ाइयां होती। यूक्रेन और रशिया में जो पूरा युद्ध चल रहा है 2022 से, तीसरा साल अब शुरू हो गया, इसमें जितने हवाई जहाज उड़े उससे तिगुने मतलब इसके ड्रोन्स उड़े। तो ड्रोन्स ने सिचुएशन बदल दी है एयर कॉम्बैट की। जो पहले एयर कॉम्बैट होता था हवाई जहाजों से, जिसमें एक इंसान रहता था और पूरा एक जैसे हवाई जहाजों की लड़ाई होती, तो अभी तक ये होती रही, इराक में भी हुई, बाकी जगह। अभी इजराइल ने भी हवाई जहाजों से ही बम्बार्डमेंट किया, हालांकि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन हवाई जहाजों से ज्यादातर किया। अब ये आने वाले दिनों में एक बड़ी चीज है, और ये बड़ा टेस्ट है। ये तभी पता चलेगा जब प्रैक्टिस में दिखाई पड़ेगा, कोई मिलिट्री थिएटर ऐसा बनेगा। ईरान के पास एयरफोर्स कमजोर है, लेकिन उसके पास जो ड्रोन्स हैं वो ज्यादा घातक है, इजराइल से ज्यादा घातक है। उसके पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है वो इजराइल से ज्यादा घातक है। और अमेरिका और इजराइल, अमेरिका के बिना 1 इंच नहीं चल सकता है। ट्रंप जो है तुरंत अभी उसका इनॉग्रेशन होगा, वो ईरान से इमीडिएट युद्ध में नहीं जाएगा, वो अभी अपने होम फ्रंट को ठीक करेगा। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो लोग कह रहे हैं कि अभी तुरंत 19 जनवरी को सीज फायर होगा और तुरंत ईरान पे हमला शुरू हो जाएगा, वो बात मैं नहीं मानता, क्योंकि तुरंत हमला नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि एकदम से कुछ ऐसी परिस्थिति बने, ईरान के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उन मुद्दों को लेके कुछ ईरान के अंदर अपहीवल क्रिएट किया जाए, टर्बुलेंस क्रिएट किया जाए। ईरान लेकिन उसके लिए तैयार है, और ईरान उसको कैसे निपटता है उन सारे चैलेंजेस से, तो ईरान को 1-2 महीने तक, 3-4 महीने तक डिस्टेबलाइज करके फिर उस पर अटैक करो, इस तरह की स्थिति बन सकती है। लेकिन ईरान उसके लिए तैयार है, और यह भी एक टेस्ट है। देखिए, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की अमेरिका इजराइल से मरने मारने की लड़ाई हो गई है, और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में रशिया और चाइना भी आ गए। हालांकि वो किस स्टेज में कितना इंटरव्यू करेंगे अभी इस पे सवाल है, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि रशिया पूरी तरह से तैयार है। वो एक फॉर्मल अग्रीमेंट में जा रहा है, जैसे 1971 में इंडिया और रशिया का अग्रीमेंट था, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही थी बांग्लादेश के सवाल पे। तो यूएस ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, सब लोग जानते हैं। निक्सन ने हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बुरा भला कहा था और 7वां बेड़ा भेजा था, और इंदिरा गांधी ने चुनौती दी थी कि 7वें बेड़े को तुम इंडियन ओशन में, तुम भारत की सीमा तक लेके आओ, ये हिम्मत दिखाओ। ये निक्सन को चैलेंज किया था, और रशिया ने भी कहा था कि हम भी अपना बेड़ा भेज रहे हैं।
तो उससे पूरा जो मामला पलट गया था, अमेरिका पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाया था और वो पूरा पूरा मामला ही फुस हो गया था। तो अभी देखिए ईरान के साथ भी वही स्थिति है कि रशिया जो है, हालांकि वो यूएसएसआर था, ये रशिया है, लेकिन पुतिन जानता है कि सीरिया के धक्के के बाद अब उसको ईरान नहीं गिर सकता है, तो वो पूरी तरीके से ईरान की रक्षा करेगा और ईरान के साथ घेरेबंदी में जाएगा। वैसे ईरान अपने बल पे भी कम से कम साल, 2 साल, 3 साल पूरी लड़ाई झेल सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये देखिए, मैं उन लोगों को मैं जवाब देना चाह रहा हूं जो लोग ये कह रहे हैं, और इसमें पूरी तरह से वो गलत भी नहीं है लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। देखिए, सच्चाई ऐसी बारीक होती है, उसमें सही गलत का जो फैसला है वो परिस्थितियां करती हैं और किस तरह से एक एक्शन के फील्ड में क्या होगा वो चीजें करती हैं कि एक्चुअली क्या होगा। अब ठीक है, इंटेंशन बहुत सारे हैं, प्लान्स बहुत सारे बनते हैं। प्लान तो अमेरिका का ये था कि 2003 इराक को गिराने के बाद फिर तुरंत ईरान को गिरा दो 2007-8 तक, लेकिन प्लान था ना, वो सफल नहीं हुआ क्योंकि मामला पूरा पलट गया इराक से ही, और ईरान ने इराक में ही फंसा दिया अमेरिका को मिलिशिया क्रिएट करके और लोकल रेजिस्टेंस को पैदा करके। उसके बाद अमेरिका ने आईसिस क्रिएट किया इसीलिए कि वो सीरिया, ईरान को खत्म करे, लेकिन ईरान ने फिर पलटा और फिर उसने आईसिस को खुद ही खत्म कर दिया अपने फोर्सेस के थ्रू और अपने प्रॉक्सीज जो उनके इराक और सीरिया में। तो ये जो देखिए बात है, ये जो पूरी बड़ी महीन जंग है, इसमें मैं फिर आपसे कह रहा हूं क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है कि अगर ये गाजा सीज फायर के बाद क्योंकि एक बार ये कर चुके हैं लेबनान सीज फायर के बाद, सीरिया वाला कांड, तो गाजा सीज फायर के बाद क्या ये ईरान पे हमला करेंगे, और ईरान पे अगर हमला करेंगे तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके देखिए जो कॉम्प्लिकेशंस है। मेरा ये मानना है कि ये सिनारियो, फिर मैं रिपीट करता हूं कि संभव है लेकिन इसकी संभावना भी बहुत कम है। दोनों परिस्थितियां इसमें हैं। अब देखिए, हम जो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं उन पे आते हैं। आज देखिए, जो एंथनी ब्लिंकन, जो अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो फाइनली रिटायर हो रहे हैं क्योंकि 20 जून से नई सरकार अमेरिका में आ रही है, तो एंथनी ब्लिंकन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यूएस में, जिसमें उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैक्स ब्लूमेंथॉल जैसे जूइश इंटेलेक्चुअल, जो खुद जू है, उन्होंने उठ के कहा कि हमारे धर्म को, जूडाइज्म को तुमने बदनाम कर दिया, तुमने इजराइल की फैसिस्ट पॉलिसीज के साथ जूडाइज्म को जोड़ दिया। एंथनी ब्लिंकन से भरी सभा में कहा और पूरा तकरार हुई जम के। उसके बाद एक और सैम हुसैनी, एक और जर्नलिस्ट अमेरिका के बहुत वेटरन, उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि आपने 200 से ऊपर जर्नलिस्ट मरने दिए, मतलब, और ये कहा कि एंथनी ब्लिंकन, तुम्हारी लेगेसी जो है वो जेनोसाइड की लेगेसी है, तुम यहां आके क्या बक रहे हो। और पूरा एंथनी ब्लिंकन का चेहरा पूरा फक हो गया था। वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज आई, उनको उठा के मैक्स ब्लूमेंथॉल को तो क्या धक्का देके वहां से निकाला, सैम हुसैनी को उठा के वहां से निकालने की कोशिश हुई। देखिए दुनिया के स्तर पे कैसे हो रहा है, कैसे गाजा सीज फायर से दुनिया में एक नया माहौल पैदा हो गया है। लोग खुल के एंथनी ब्लिंकन पे हमला कर रहे हैं। और एक बात और बताएं, ट्रंप के एक एड को, यानी ट्रंप एक जो इलेक्टेड रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर हैं, उनको जो है एक डेमोक्रेटिक स्टेट में, अमेरिका में करीब 50 स्टेट्स हैं, तो एक ऐसे स्टेट में जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का रूल है, वहां पर एक सेशन वो अटेंड करने जा रहे थे, तो उन पे हमला हुआ। वो एक रिपब्लिकन पार्टी के एमपी हैं और ट्रंप की तो मतलब ये जो रशिया ने कहा था कि ट्रंप की जीत से सिविल वॉर होगी, क्योंकि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है 2008 के बाद बराक ओबामा के समय से ये आ गया था इसकी तरफ, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ। फिर ट्रंप ने 2016 में खेल किया तो ट्रंप उनका आदमी बन गया, लेकिन फिर बाइडेन आ गया 2020 में, और ट्रंप ने फिर ये समझ गया कि हम इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं खड़े हो सकते, ये हमें अपना नेता नहीं बनाएगा, तो उसने अपना वैकल्पिक एक लॉबी तैयार की एलोन मस्क की और तमाम ऐसे लोगों की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से दूर हैं, पैसे वाले हैं लेकिन मिलिट्री इससे जो बहुत ही घातक दुनिया में युद्ध पैदा करता है उस कॉम्प्लेक्स से दूर है। अब फिर भी देखिए संभावना बनी हुई है कि ट्रंप 20 जनवरी को जब सत्ता में आएंगे, उनके ऊपर कौन कौन से प्रेशर्स लगते हैं। अभी तक देखिए ट्रंप सही चल रहे हैं, उन्होंने चाहे यूक्रेन के सवाल पे, चाहे वो गाजा के सवाल पे, एक तरह से अचीवमेंट एक है, उसमें ट्रंप की भी भूमिका है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि 20 जनवरी के बाद स्थितियां बदल भी सकती हैं। ट्रंप फिर से उसके
उसी लॉबी के ट्रैप में आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं भी आ सकते हैं। हम आज का यही है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों संभावनाओं को आप लेके चलें। यह आपको कोई नहीं बताएगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमेशा देखिए स्थितियां यही होती हैं, आपको हर संभावना को जिंदा रखना है और हर संभावना पे सोचना है। जैसे ईरान पे मैंने कहा यह संभावना है, ट्रंप पे मैंने कहा यह संभावना है। इस तरह की संभावनाओं को आपको सोच के रखना है। दूसरी बात, इजराइल के अंदर जो संघर्ष चल रहा है उसमें देखिए क्या है कि जो स्मोत्रिच है, स्मोत्रिच की अपनी एक रिलीजियस जायनिस्ट पार्टी है और जो इतमार बिन गिविर है इसकी अपनी एक जुविश पावर पार्टी है। अब ये दोनों, क्योंकि स्मोत्रिच फाइनेंस मिनिस्टर है, इतमार बिन गिविर इंटरनल मिनिस्टर है, और दोनों की वजह से नेतन्याहू की सरकार चल रही है। नेतन्याहू की जो लिक्विड पार्टी है उसको अपने बल पे मेजोरिटी नहीं है इजरायली पार्लियामेंट में, और इतमार बिन गिविर और स्मोत्रिच ने खुल के सीज फायर का विरोध किया है, लेकिन सीज फायर हो रहा है और उसमें स्मोत्रिच जो है वो शायद विड्रॉ ना करे। इतमार बिन गिविर ने तो कह दिया कि मैं रिजाइन कर दूंगा। अब इसके पीछे भी एक राजनीति समझिए। क्या है कि स्मोत्रिच की जो रिलीजियस जायनिस्ट पार्टी है वो बेसिकली सेटलर्स की पार्टी है, वेस्ट बैंक के सेटलर्स की। उसका जो सामाजिक आधार है वो है उसके वोटर्स। तो अब वेस्ट बैंक के सेटलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डील, ये जो सीज फायर है ये बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए और वेस्ट बैंक में और एग्रेसिव एक्सपेंशन हमको करना चाहिए। हालांकि गाजा सीज फायर के बाद वेस्ट बैंक की लड़ाई रुकेगी नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है गाजा में सीज फायर हुआ तो वेस्ट बैंक में उस तरह से खुल के जो इजराइल कर रही थी, मतलब इजराइल कर रहा था, जिस तरीके से सेटलर्स वहां पर फिलिस्तीनियों से भिड़ रहे थे, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस वहां से बहुत मिला और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय माहौल इस तरह का हो जाएगा कि अगर आपने वेस्ट बैंक में ज्यादा जुल्म किया, वेस्ट बैंक में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी जिसकी सबसे पहले जेनिन में इजराइल ने की अभी परसों ही, और उसमें 6 लोग मारे गए। अगर एयर स्ट्राइक्स आपने गाजा की तरह वेस्ट बैंक में शुरू कर दी तो फिर तो जो इंटरनेशनल सिनारियो है और प्लस हमास का रेजिस्टेंस है वो इतना मजबूत है कि वहां पर लड़ लेगा, पैलेस्टीन अथॉरिटी से भी लड़ लेगा, इजराइल से भी लड़ लेगा। फिर वो जो लॉन्ग टर्म उनका गोल है ईरान पे हमला करना, फिर वो देखिए फिर वो बहुत लंबे समय तक आगे चला जाएगा। तो ये सारी देखिए अगर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के सामने समस्याएं हैं तो जो इंपीरियलिस्ट ब्लॉक है अमेरिका, इजराइल, नेटो वाला, उसके पास भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन्हीं समस्याओं की वजह से गाजा जीत नहीं पाए लोग। और गाजा में आज जो सबसे बड़ी हार है, मैं बार बार रिपीट करूंगा, कल भी मैंने कहा था, हमास की सरकार वापस लौट आई है। ये सबसे बड़ा दर्द है कि कुछ तो होता। ठीक है, हम हार जाते, हम ये हो जाते, लेकिन हमास तो खत्म होता। हमास 12,000 फाइटर्स को नए रिक्रूट कर चुका है। हमें पहले 4,000 की जानकारी थी, आज जानकारी आई है 12,000 नए फाइटर्स को रिक्रूट कर चुका है। और उसके साथ साथ अब उसने जो उसकी टनल्स जो करीब इजराइल ने 20 से 25% डिस्ट्रॉय की थी, हालांकि उसका कोई एविडेंस नहीं है, वो अभी बाद की बात है। फिर भी चलिए अगर मान लें 20 से 25% डिस्ट्रॉय की थी तो 70 से 80% हमास की टनल्स इंटैक्ट थी और नॉर्थ गाजा में जो डिस्ट्रॉय हुई है उनको वो फिर से बना लेगा। यही इजराइल कह रहा हूं, उसके पास टाइम है, क्योंकि गाजा में सीजफायर एक बार हो गया तो फिर कुछ समय तक तो चलेगा वो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि अब वेस्ट एशिया की, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, वहां की सिचुएशन ही बिल्कुल पलट गई और खुल के वॉर हो गई हर तरफ, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में गाजा में तो सीज फायर होल्ड करेगा, इजराइल हार गया है। वेस्ट बैंक में भी जो पूरी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो स्मोत्रिच की रिलीजियस जायनिस्ट पार्टी है वो इसलिए विरोध कर रही है डील का, क्योंकि उसका वोटर बेस जूविश सेटलर्स हैं वेस्ट बैंक के। जो इसकी जो जूविश पावर पार्टी है इतमार बिन गिविर की, इसका बेस ज्यादा डाइवर्स है। इसमें जूविश सेटलर्स भी हैं, इसमें खासतौर पे ईस्टर्न जूज हैं, जो पूरब से जूज आए हैं और यहाँ पर मतलब, और उसमें जो बहुत अमीर नहीं है, जो मिडिल क्लास है, इस तरह के, अब उनके बीच ये अंधभक्ति बढ़ाता है, नफरत फैलाता है। जैसे मध्य वर्ग एक समय मोदी के साथ हो गया था पूरी तरह से, आप जानते हैं भारत का, और पूरी अंधभक्ति और हर तरह की चीज, और कोरोना के समय ये पूरा मतलब थाली बजाना, ये सब करना, ये इस तरह की चीजें शुरू हो गई थी। लेकिन वो चीज देखिए रुकी, थमी वो। तो अब ये इतमार बिन गिविर का उसी तरह का बेस है, और इतमार बिन गिविर जानता है कि अगर देखिए इस बेस को नहीं बचाया तो उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो रिजाइन करने पे तुला हुआ है। तो इसके पीछे कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा मॉरल और प्रिंसिपल स्टैंड है, इनके अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशंस है, उसके हिसाब से
ये लोग चल रहे हैं। और देखिए, जो लेबनान को लेके बड़ी बात हुई है, लेबनान में जो इजराइल ने लगातार मार की है, और इजराइल की जो मार है लेबनान में, वो देखिए एक तरफा है, एक तरह से एक तरफा है। लेकिन जोसेफ आउन, जो माना जा रहा था अमेरिका का आदमी है, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ और बाद में हिजबुल्लाह के साथ उसका कॉम्प्रोमाइज हुआ, जोसेफ आउन ने जो एक पोजीशन ले ली है इजराइल के खिलाफ, और इजरायली जो इजराइल लेबनान में कर रहा है उसके खिलाफ, और इस संभावना को व्यक्त किया है कि इजराइल जो सीज फायर है उसको मानेगा कि नहीं, जो कि 25 जनवरी 2025 को एंड हो रहा है, 25 जनवरी 2025 को। तो उसको लेके जोसेफ आउन की तरफ से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये नई बात है, और इस बात से इजराइल घबराया हुआ। और इससे जो ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि 3-4 जगह आज की ताजा घटनाओं में 3-4 जगह जो हिजबुल्लाह नहीं, जो लेबनीज आर्मी है, उसका कन्फ्रंटेशन इजराइल से हुआ, और जोसेफ आउन ने इजराइल को एनिमी कहना शुरू कर दिया। पहले नहीं कहते थे वो एनिमी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लिंक्स थे। लेकिन जब हिजबुल्लाह की मदद से वो प्रेसिडेंट बने, हिजबुल्लाह ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया, तो जोसेफ आउन अब इजराइल को अपना एनिमी भी कह रहे हैं। तो देखिए, राजनीति में भी किस तरह से एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मैंने पूरा समझाया आपको कि कैसे पॉलिटिकली पूरा गाजा से लेके वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया में भी देखिए पूरी परिस्थितियां बन रही हैं। वहां पर लगातार जब से गाजा में सीज फायर हुआ है, प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर। हमास के इसके एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस के पक्ष में सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है, जिससे एचटीएस घबरा भी रहा है, और एचटीएस चाह रहा है कि इजराइल जल्दी यहां से छोड़ के जाए। लेकिन इजराइल छोड़ के क्यों जाए? उसने बैठाया एचटीएस को है कि वो वहां पर रहे। अब यह अंतर्विरोध भी एक बहुत बड़ा है, ये भी, इसमें भी इजराइल फंसा हुआ है, और इसमें वहां पर कभी भी इंटरनल रेबेलियन हो सकता है। और इंटरनल रेबेलियन सीरिया में हो गया, और तक जो ये जुलानी का पलट गया, तब क्या होगा? फिर तो पूरा जो इनका प्लान है अमेरिका इजराइल का कि हम मिडिल ईस्ट को और इधर उधर पूरा हम कॉन्कर करेंगे, तो खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए, एक हम ये पूरी जो ग्लोबल सिचुएशन है, उसमें भी आपको बता दें कि यूक्रेन में एक बड़े लेवल पे यूक्रेनियन फोर्सेस की हार हुई है, और उसमें देखिए अब कम से कम जो इलाके रशिया ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिए हैं, डोनेट्स रिपब्लिक तक जो एक डिक्लेयर कर दी है यूक्रेन के बड़े हिस्से को, और वहां पर रशियंस की मेजॉरिटी भी है। उसके आगे वो कीव की तरफ भी रशिया बढ़ रहा है। अब इसी पॉइंट पे 20 जनवरी को जब ट्रंप आएंगे, तो इसी पॉइंट पर रशिया को रोकने की कोशिश करेंगे, और ये कहेंगे कि समझौता कर लो, जितना हिस्सा तुमने जीत लिया है वो अपने पास रख लो। तो रशिया की भी जीत है, हर तरह से जीत है। और फिर नेटो तुम्हें घेरेगा नहीं जब तक ट्रंप है, कम से कम तब तक ये भी गारंटी एक रशिया को मिलेगी। और नहीं भी, अगर ट्रंप भी पलट जाए, तब भी रशिया के पास फिर वो समय मिल जाएगा रशिया को। चाइना और नॉर्थ कोरिया खुल के रशिया के लिए लड़ा है यूक्रेन वॉर में, तो उन सारी फोर्सेस को लेके देखिए नए सिरे से पूरी जो एक चेस बोर्ड है वो सजाया जाएगा। ईरान में भी देखिए, आपको बता दें, ईरान में फिर से एक और कुछ नए हथियार अनवेल हुए हैं। ईरान बिल्कुल सजग है, और ईरान इस खतरे को समझ रहा है। हालांकि बहुत दूर की ये चीज है कि इजराइल उस पर अभी इजराइल अमेरिका उस पर अभी हमला कर देंगे, फिर भी ईरान हर तरह की संभावना को कि भाई किसी और माध्यम से, कुछ प्रॉक्सीज के माध्यम से, कुछ इधर से उधर से, अजरबैजान से, कुछ मतलब कुछ भी अपने उससे ये करा सकते हैं डिस्टेबलाइजेशन। तो उसको भी ईरान काउंटर कर रहा है, हर तरह से काउंटर कर रहा है। अफगानिस्तान को भी उसने करीब अपने मतलब अब नज़दीकी बढ़ाई है, पाकिस्तान से भी, भारत से भी, तीनों से ईरान की अच्छी समझदारी है। और ये बात तो सही है कि भाई अगर कोई अमेरिका से वॉर होती तो उसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की वो भूमिका नहीं हो सकती कि वो अमेरिका का साथ दें किसी भी हालत में, क्योंकि वो पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि ईरान का साथ ही देना पड़ेगा। तो ये देखिए आज का ये पूरा राउंड अप। मैं फिर से बता दूं कि मैं बाहर हूं देश के, 22 तारीख को वापस बेंगलोर लौटूंगा, और तब तक के लिए कल मैं फिर आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।